अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये इख्तलाफ है या मिसअंडरस्टैंडिंग, मुल्क के दो बड़ों के दरमियान नए डायरेक्टर जनरल ISI को लेकर मामला सोशल मीडिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया है और वो कोई और नहीं, खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात लेकर आए हैं। अगरचे उन्होंने मिलिट्री और सिविल सेटअप के दरमियान खुशगवार और मिसाली ताल्लुकात के बारे में बात की। क्या कहा, ज़रा पहले ये सुनिए। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात को ये वज़ीर आज़म हाउस और GHQ के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात का तासुर आखिर देना क्यों पड़ा? 5 दिन पहले पाक फ़ौज ने आला सतह के तकर्रुर और तबादले किए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स को कोर कमांडर्स के ओहदों पर लगाया गया। इन्हीं पोस्टिंग में पाकिस्तान के सुप्रीम खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर भी था, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। और ये प्रेस रिलीज़ जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाक फ़ौज का तर्जुमान इदारा ISPR था। लेकिन फिर उसी रोज़ से ये सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश करने लगी कि DGISI की तैनाती चूँकि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इसलिए अभी तक उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इस खबर की तस्दीक होती गई और आज 5 रोज़ के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग देने सामने आए, तो उनकी ब्रीफिंग का जो आखिरी टॉपिक था वो DGISI की तैनाती पर ही था। इससे पहले इसी मामले को लेकर गुज़श्ता रात आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है। ISI के सरबराह की तैनाती अगरचे वज़ीर आज़म का इख्तियार है, मगर हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती फ़ौज के सरबराह के मशवरे के बगैर नहीं हो सकती। DGISI वज़ीर आज़म से हिदायत लेता है, मगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत आर्मी डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। लिहाजा ये फ़ैसला किसी भी एक बड़े की पसंद या नापसंद से मुमकिन नहीं है। इमरान खान की हुकूमत को 3 साल गुजर गए और अभी तक फ़ौज को लेकर ऐसा कोई तनाज़ा सामने नहीं आया, बल्कि अपोजिशन इनके मिसाली अच्छे ताल्लुकात पर इल्ज़ामात ज़रूर लगाती आई है। ये पहला वाक़या है कि अभी तक ISPR की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ की तौसीक वज़ीर आज़म हाउस से नहीं हुई है। अच्छे ताल्लुकात का हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया जो इस सारे तनाज़ा कह लें या कन्फ्यूजन कह लें जिसकी वजह बना। वजह क्या है, इसी पर बात करने के लिए मुझे तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका। अंदलीब अब्बास साहिबा, 6 अक्टूबर को ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी होती है, जिसके बाद हमें तो यही पता चलता है कि जो नए DGISI हैं उनका तकर्रुर हो गया है। नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका इन 6 रोज़ में। फिर आपको पता है अपोजिशन ने भी इस बारे में चहमगोइयाँ करना शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर भी सारे मामलात सामने आना शुरू हो गए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, डिले हुआ, ये हुआ क्या, ये तनाज़ा बना कैसे? शुक्रिया शाजिया। देखें, चूँकि हमारी कभी भी हमारी पब्लिक को, हमारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये देखने को नहीं मिला कि जी जो हमारे इदारे हैं वो मिल के बैठे मुशावरत के साथ एक थॉट आउट प्रोसेस के थ्रू करें। हमेशा ये हुआ कि चाहे एक ने किया चाहे दूसरे ने किया, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट और वो हेड ऑन और वो वाला था। तो ये तो एक मिसाली आपको जो है वो चीज़ नज़र आ रही है कि एक फैसला था, उसके ऊपर डिबेट हुई, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस देखी गई, उसके ऊपर हालात देखे गए, अफगानिस्तान के हालात देखे गए। उन हालात की वजह से
कौन कहाँ बेहतर रहेगा उसको डिस्कस किया गया, सारे ओपिनियंस लिए गए और एक लंबी वो बात बिल्कुल ठीक है, और लेकिन ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई, आप ये कोई 1-2 दिन की मुशावरत नहीं थी, ये पिछले कई महीनों से ये मुशावरत चल रही थी। तो ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई, आप लोगों की तरफ से फिर ये तासुर मिला, हुकूमत की तरफ से आज तक यही तासुर मिल रहा है कि ये प्रेस रिलीज मुशावरत के बगैर जारी हो गई। देखिए, बात यह है कि जो असल चीज़ है वो है कि इस वक्त हम एक बहुत ही सेंसिटिव सिक्योरिटी सिचुएशन में। अफगानिस्तान आपको पता है कि किस हालत में है इस वक्त, एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है। अगर वहाँ हो गया तो वो सारा इन्फ्लक्स आपको पता है यहाँ आएगा। इस सूरत हाल को देख के बहुत से फैसले जो है उनको रीथॉट, रिवाइज, रिविजिट करना पड़ता है, क्योंकि हर रोज सिचुएशन चेंज हो रही होती है। मेरे ख्याल में इन सारे फैसलों को मद्देनजर रख के ही ये प्रेस रिलीज जारी की गई, और जो तैनातियां करनी थी, तकर्रुर तबादले करने थे, वो इन हालात के मुताबिक ही मेरे ख्याल में किए गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका ख्याल अपना ख्याल है, इसी तरह मेरा ख्याल है, और इसी तरह इदारों का और जो है प्राइम मिनिस्टर उनके ख्यालात है। और ख्यालात जो होते हैं, बेहतरीन बहन भाई एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं उनके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, लेकिन वो बैठ के डिस्कस करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद जो एक फैसला निकलता है उसके अंदर हर एक की राय शामिल होती है। वो एक तो बेहतर फैसला होता है और उस पर ओनरशिप भी आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, या 3 नाम भेजे गए, इसके बावजूद तनाज़ा जो सामने आया, या जो मामला सामने आया, इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं जी, मेरा ख्याल है जो प्रोसीजर तो खैर फॉलो होना ही होना है, और कानूनी तौर पे जो फैसला होना है या हुआ नहीं होना है ना। मतलब द पॉइंट इज के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कानूनी तौर पे फाइनल जो उनकी होती है सिलेक्शन वो होती है। तो 3 नाम प्राइम मिनिस्टर के सामने रख दिए गए हैं? बिल्कुल रखे होंगे, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के हर नाम पे कुछ कमेंट्स थे, उसी तरह हर नाम पे उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के भी कमेंट्स थे, और उन्होंने इकट्ठे बैठ के हर चीज को, हर नाम को डिस्कस किया है। और अब जो फाइनल फैसला होगा वो प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर तौसीक कर देंगे। ये फाइनल फैसला इस प्रेस रिलीज के अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए, जब रात को उनकी एक लंबी बातचीत हुई है तो हालात, जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरनाइट चेंज हो रहे हैं, और अगर कोई ऐसे बातचीत हुई है जिसके अंदर ये लगता है कि जी हमें एक चाहिए फैसला ऐसा जो कि हालात और बदलते हुए हालात के मुताबिक होगा, तो वो भी हो सकता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्वाबदीद है। जी हाँ, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की अपनी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है, उनकी अथॉरिटी है। लेकिन ये डिले आप ये कह रही हैं हालात की वजह से आया, हालात का जायज़ा लिया जा रहा था, मुशावरत हो रही थी, लेकिन ये आपको नहीं लगता ये सवालात इसीलिए उठे कि प्रेस रिलीज बाद में आ गई, नोटिफिकेशन आज तक, अभी जब तक मैं आपसे प्रोग्राम से बात कर रही हूँ अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्या मामला सुलझ गए हैं? देखिए, बात क्या है, आप लोग यूज्ड टू हैं कि विन लूज, अच्छा ये अभी होगा, ये अभी होगा। ये मामला जो इतने हाई लेवल के और सिक्योरिटी के, ये ऐसे ही होने चाहिए। आप अपनी तजवीज़ पेश करें, मैं उस पर गौर करती हूँ, मैं अपनी तजवीज़ पेश करता हूँ, फिर मीटिंग होती है, फिर रीडिस्कशन होती है, फिर सोचा जाता है, फिर ये नाम आता है, फिर वो नाम आता है, और फिर जाके उस पर तंज़ीह होती है। ये मिसाली जो है कंसल्टेशन का, मशावरत का, शिराकत का एग्जाम्पल है। बात ये है, आप हम पे डाल रही हैं, ISPR की जानिब से कोई किसी और इदारे ने तो नहीं की ना, ये ISPR के इदारे ने ही प्रेस रिलीज जारी की जिसमें हमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो नए DG ISI होंगे। अब आम बंदा तो यही समझेगा ना कि इस इदारे का जो नया सरबरा है वो नई शख्सियत सामने आई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा
तो सवाल तो उठेंगे कि कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ से नाराज़ हैं, प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं। अगर इतना सेंसिटिव मामला है और अभी मुशावरत चल रही थी तो फिर ISPR को ये प्रेस रिलीज जारी करने की नौबत ना आती ना, फिर तो सब कुछ मुशावरत के बाद होना चाहिए था। अब आपने इतना लंबी तमहीद बांधी है तो मैं आपको सिर्फ यही कह रही हूं कि ये सेंसिटिव मामला है। कल जो बात सही थी वो आज शायद सही ना हो। ये इवॉल्विंग मामला है और इसके अंदर गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए और हमेशा एक थॉट आउट प्रोसेस होना चाहिए। ये तो एक अक्लमंदी का इजहार है कि जी आप बस एक चीज को लेके नहीं बैठ गए, आपने उसको खुला छोड़ा। आपने कहा नहीं, कल हमने ये सोचा था, आज ये फर्क हुआ है, आज हमें रिकंसिडर करना चाहिए, कहीं हम गलत फैसला ना कर लें, हमें और मुशावरत करनी चाहिए, इस पे और डिस्कशन करनी चाहिए। तो अगर ये हो गई है तो बजाय इसके अप्रिशिएट करने के आप कह रहे हैं क्यों हुआ, क्योंकि आप यूज्ड टू हैं। हम यूज्ड टू नहीं है, हम उस पर बात कर रहे हैं जो एक प्रेस रिलीज आ गई और पूरी कौम को पता चल गया कि नए DG ISI जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब होंगे। उस बुनियाद पर सवाल उठे, कंफ्यूजन पैदा हुई और खबरें सामने आई। हमने तो हम आप लोग मीडिया पर मलबा डालने की बजाय आप लोग ये देखा करें कि आप लोगों की तरफ से कहाँ पर कोई डिले हुआ है, नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हुआ, इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं। वो वजूहात आप ना बताना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन मीडिया पर हर चीज़ डालने की जो तहरीक इंसाफ की आदत है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहब मेरे साथ ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ये जो DG ISI की तकर्रुरी नोटिफिकेशन को लेकर जो एक तनाज़ा पैदा हुआ, 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि जो नए DG ISI होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, उसके बाद नोटिफिकेशन का जारी ना होना, आप क्या समझते हैं? जो तासुर फैल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि शायद प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, वो नाराज़ हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है? हुआ क्या है असल में? देखिए, मैं तो खुद समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ये आज भी इत्तलात फरमा रहे थे और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कैबिनेट में डिस्कशन भी हुई है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार है। He is the sole deciding authority कि किसको DISI रहना है, किसको नए को आना है, कौन आएगा इसमें। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि जब चेंज का वक्त इसका होता है। लेकिन आर्मी चीफ की भी है ना। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आर्मी चीफ तो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उनसे मशवरा करते हैं कि जो जनरल फैज साहब है या और DISI है, इनकी तब्दीली का वक्त है कि उनके लिए और भी रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और अगर प्राइम मिनिस्टर एग्री कर जाते हैं तो अगले कुछ नाम उनके पेश कर दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे किसी एक नाम को पिक कर लेते हैं, अगर नहीं पसंद तो अगले और नाम ले उनके पास चले जाते हैं। तो ये तो पहले भी होता रहा है, आइंदा भी होता रहेगा। इसमें जो मसला मुझे समझ नहीं आई तक हुआ क्या है। अभी जो मैं अमित डोगर साहब का जो बयान में सुन रहा था, इसमें जी कह रहे थे जी कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि जनरल फैज कंटिन्यू करें, तो आर्मी चीफ वो कह देते। आर्मी चीफ तो कभी अपने आप पे तो पोस्टिंग ऑर्डर इशू नहीं करते इस सिलसिले में, क्योंकि स्वाबदीदी इख्तियार इस सिलसिले में आर्मी चीफ का नहीं है। इसलिए आर्मी चीफ के लिए कोई इस किस्म का मसला नहीं होता कि वो कहने की यही बंदा इसी जाएगा, इसमें वो रिकमेंड जरूर करते हैं। लेकिन मैं भी एक बात समझने से कासिर हूँ कि अगर मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई थी या प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई रिजर्वेशंस थी या मुशावरत का अमल चल रहा था, तो ये प्रेस रिलीज क्या फिर मुशावरत के बगैर आ गई? ये हुआ क्या? ये बड़ी कंफ्यूजन फैल गई। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आर्मी का तो ये रूटीन मैटर है, पोस्टिंग होती है, इससे पहले भी DISI लगते रहे हैं और ये प्रोसेस फॉलो होता रहा है। पोस्टिंग अनाउंस हो जाती हैं जब प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद बाकी जो दफ्तरी कार्रवाई भी चलती रहती है। तो ये तो मैं खुद इसलिए परेशान हूँ इसमें कि भाई आर्मी का तो ये एक्सपीरियंस, मतलब कि आप ये समझते हैं कि मुकम्मल मुशावरत हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की राय रजामंदी होती है,
तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी होती है इदारे की तरफ से कि ये तकर्रुरियाँ, तबादले, ये नई शख्सियात मौजूदा जो ओहदा होगा उसके लिए मौजू है या ये हम नाम दे रहे हैं, यही शख्सियत होगी। ये मुशावरत के बाद ही सब कुछ हुआ ना? जी, मुशावरत के बाद ही सब कुछ हुआ। उसमें जो अभी जो दूसरी चीज जो सामने आई है कि ये जी एक समरी नहीं गई प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में कहीं, उस समरी का सारा भी झगड़ा था, मतलब कि 3 नाम नहीं गए, बना लिया। जी सॉरी, मतलब कि 3 नाम नहीं गए। जी बताओ, अगर वर्बली प्राइम मिनिस्टर ने प्रूव कर दिया है तो फिर 3 नाम की जरूरत क्या है उसमें? अगर ये इतनी रिक्वायरमेंट थी तो बता देते कि भाई अपने आप समरी भेजिए, मैं अप्रूव देता हूं, तो समरी भेज दी जाती इसके ऊपर। तो क्या ये प्रोसीजर लैप्स नहीं को बोलेंगे कि अगर एक प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नाराज हुए? देखिए, अगर इस लैप्स की वजह से प्राइम मिनिस्टर नाराज हुए तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ज्यादा बड़ा इशू बनना चाहिए नहीं था। हाँ। प्राइम मिनिस्टर आराम से फौज को कह सकते थे ये, लेकिन इशू जो बना ये देखिए, समरी तो तभी जाती है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास तो 3, 4, 5 नाम तो भेजे गए थे या भेजे गए होंगे या डिस्कस किए होंगे वर्बली। जब वर्बली डिस्कस हो जाते हैं तो उसके बाद रिटर्न तो चलता रहता है बाद में। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उससे वर्बल अप्रूवल ले लिया जाता है, उसके मुताबिक काम शुरू हो जाता है और उसका जो प्रोसीजर हैं बाद में कंप्लीट होते रहते हैं। उसमें उस प्रोसीजर का जो प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा अप्रूवल दे दिया है, इनका तो आपस में इस तरीके से गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। तो फिर तनाज़ा की वजह क्या है? फिर अगर सिंपल एक नोटिफिकेशन आना था, सब कुछ हो गया, तनाज़ा बना क्यों? और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात को आकर ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ मामला ठीक चल रहे हैं, मामला ठीक हो जाएंगे, फिर ये तासुर देने की ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज जो कैबिनेट में ये मामला सारा डिस्कस हुआ है उसकी भी जरूरत नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो अपना फैसला सुना देते, तो वो आपने इसको डिस्कस करके एक और जो डिस्कशन के लिए आपने समझते जरूरी था कि इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कहीं के दूरियां बढ़ रही हैं, इख्तलाफात हैं, हुकूमत को चाहिए था फौरी इस तासुर को ज़ायल करने का बेहतरीन हल यही था कि नोटिफिकेशन जारी कर देते? जी बिल्कुल, वेरी सिंपल। मैं तो सुबह से जब ये बात हो रही है कह रहा हूँ कि भाई इसको कैबिनेट बुलाने की जरूरत नहीं थी, रात को बात हो गई थी, अगर कोई छोटे मोटे मसाइल थे वो दूर हो गए थे तो वो फौरन उसका बता दिए जाते, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आ जाती कि भाई प्राइम मिनिस्टर हैज एग्रीड टू अपॉइंट APCD एज द DGI, खत्म हो गई बात। मतलब कि अब अगर मामला रह गया तो सिर्फ एक समरी का रह गया कि एक जो प्रोसीजर था उसको फॉलो अप नहीं किया गया, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, अब वो होगा तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर दस्तखत कर देंगे। मसला सिर्फ इसका मतलब है प्रोसीजरल जो गलती है या लैप्स कह लें उसी का है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मेरा ख्याल इतना ही बड़ा मसला है, इससे ज़्यादा तो मसला था कोई। जनरल साहब, एक और अहम चीज़, अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सारे सिचुएशन को लेकर इंटरनेशनली अगर ये तासुर दिया जा रहा है या देने की कोशिश हो रही है या कोई साजिश हो रही है कि सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है ये एक पेज पर नहीं है, इसके क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मेरे ख्याल ये तो पाकिस्तान के लिए तबाह कुन है इस स्टेज पर, अगर इस किस्म का तासुर भी दिया जा रहा है और कोशिश जो की जा रही है। कोशिशें तो खैर दुश्मन करते रहते हैं कि ये दरार पड़े और आपस में एक दूसरे के साथ ये गुथम गुथा हो जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मामला ठीक चल रहे हैं, इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और अब जब ये देखिए ना, हम इसको बात में डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेके दुनिया में क्या तासुर जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसमें इतना बड़ा सुकम है कि एक नाम के एक DGI के अपॉइंटमेंट पे झगड़ा चल रहा है 10 दिनों से, पिछले दिनों से। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शायद उनकी ये ख्वाहिश थी कि मौजूदा अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया DGI ने, जनरल फैज़ हमीद ने, उनको मज़ीद रहना चाहिए। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरी था या ऐसा हो सकता था, या जो आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करना भी ज़रूरी था? देखिए, दोनों ज़रूरी थी। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब जिस तरह भी ये सीनाउटी लिस्ट चल रही है, जब अल्लाह खरीद रखे नेक्स्ट चीफ का वक्त आता है तो ये लिस्ट में है शामिल, तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ये है कि कोर कमांड करें ये। वो एक रिक्वायरमेंट थी। चीफ आर्मी स्टाफ ने, आई एम श्योर, यही जाके बात प्राइम मिनिस्टर से की होगी, और अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते तो चीफ आर्मी स्टाफ को कह सकते थे, वहां पे एग्रीमेंट हो जाता है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि ये स्वाबदीद प्राइम मिनिस्टर की है,
तो उसमें चीफ आर्मी साहब तो कभी इसमें बहस नहीं करते इसके ऊपर, उनका अपना नजर पेश कर देते, आगे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है इसके ऊपर। लेकिन जब हमने इसको बताते खुद इतना बढ़ा के रख लिया और हम तासुर ये दुनिया को देने में इंतहाई कामयाब रहे हैं कि एक अपॉइंटमेंट के लिए द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री वो आपस में एक दूसरे के साथ शायद एक पेज पर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ना, इसमें सिविल हुकूमत की भी सुबकी हुई है, इसमें आपने अपने इदारे के लिए भी कुछ अच्छा तासुर पेश नहीं किया, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे अगर ये एक समरी के ऊपर मसला था तो फिर आप देखिए तासुर एट द एंड क्या जाएगा इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑल इन ऑल सबके लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर। अभी अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ बात कर रही थी तो कह रही थी कि फैसले होते हैं, बार बार मुशावरत होती है, बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब है कोई बदल भी सकता है जो ये प्रेस रिलीज में हमने नाम देखा नए DGISI का, इसमें तब्दीली भी हो सकती है क्या जनरल साहब? देखिए, तब्दीली तो उस वक्त होनी चाहिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने पहले इसको अप्रूवल ना दिया हो। अगर प्राइम मिनिस्टर ने पहले अप्रूवल नहीं दिया और उसके बाद तब्दीली होती है तो ये तो सबके लिए महज़ बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है ये सबके इदारे के लिए खास तौर पे, क्योंकि इदारे ने तो ये जब प्रेस रिलीज इशू की है, मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर पहले फॉलो होता रहा है, इसमें जरूर मास्टर सारी डिस्कशन के बाद ही बात पहुंचे होंगे ना इसके ऊपर। लेकिन कल की मुलाकात के बाद क्या अब तक आप नहीं समझते कि मामले को सेटल डाउन हो जाना चाहिए था? आज ये नोटिफिकेशन बजाय इसके कि वफाकी वज़ीर इत्तलात आकर ये कहते कि आज काबीना में बात हुई है, मामला सेटल हो जाने चाहिए, कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी होता, सारे जो साजिशें प्रोपेगेंडे सारे दम तोड़ जाते। जी बिल्कुल, आसान तरीन हल तो यही है कि जब मुशावरत हो गई, रात को दफ्तर खुला के जो भी अगर किसी समरी की जरूरत थी वो बनवा के भेज दी जाती, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव हो जाता, सुबह प्राइम मिनिस्टर से दस्तखत कराने के बाद नोटिफिकेशन इशू हो जाता, ना ये कैबिनेट में डिस्कस होता, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, ना इसमें इतनी बहस होती, हम मामलात आगे लेके चलते। देखिए लेकिन कंफ्यूजन इस वजह से भी पैदा हुई जनसा, हमने माजी में भी देखा DGISI की तैनाती को लेकर माजी में सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है इसमें बड़े इख्तलाफात रहे हैं। आप नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, जो जनरल ज़ियाउद्दीन को जो बनाना चाहते थे बनाया, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो उन पर एतमाद नहीं करते थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जनरल असलम बेग से कहा था कि वो कुल्लू साहब को बनाना चाहती हैं, फिर उन्होंने बनाया, उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो भी सबको पता है। ये हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में ये होता रहा है। इस पोस्ट को लेकर इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है उसमें DGISI की एक बड़ी कलीदी हैसियत है, और इस सिलसिले में इसीलिए बार बार इस पर तनाज़ात भी खड़े किए जाते हैं और बात भी हो जाती है। ज़ियाउद्दीन भट्ट के बारे में भी देखिए, वो तनाज़ा ये नहीं था, जब जनरल मुशर्रफ ने नाम रिकमेंड किए तो जनरल ज़ियाउद्दीन का नाम उसमें नहीं था, क्योंकि जनरल ज़ियाउद्दीन को जनरल मुशर्रफ अपना चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाना चाह रहे थे। उनके ख्याल में ये वहां पे मौजूद तरीन वहां पे शख्सियत थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो उनका नाम दे दिया गया और लगा दिया गया। बिल्कुल सही जी, लगा दिया गया। बिल्कुल इसी तरह जनरल कल्लू की जब ख्वाहिश हुई तो जनरल कल्लू को लगा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन जनरल कल्लू ने खुद ही महसूस किया कि चूंकि वो इस फील्ड के आदमी नहीं थे, वो और तरह की शख्सियत थी, उन्होंने खुद ही महसूस किया कि मुझे गलत लगा दिया गया है, मैं बात तो मान गया हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए, तो खुद छोड़ के आ गए इसमें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिफाई कार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सदारती नैब ऑर्डिनेंस पास हुए 4 रोज़ हो गए और जब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती नहीं की जाती तब तक मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये काम करते रहेंगे। इतने दिन गुजर जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस हुकूमती चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। आज
पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। तकरीबन आप ये समझेंगे ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाल्लाह इसको जो भी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीलियां क्या हुई? कई मुल्जिमान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंच गए कि आइन में तरमीम के बाद इन पर नैब का इत्तलाक नहीं होता, लिहाजा इन पर केसेस खत्म किए जाएं। लिहाजा एहतसाब अदालत ने तफसीली जवाब के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है कि अदालत को आगाह किया जाए कि किन केसेस पर इस ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो सकता है और किन पर नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत से नोटिस मिलने के बाद फिर नैब भी मुतहरिक हुआ और नैब ने वजारत कानून से नैब ऑर्डिनेंस के अहम कानूनी निकात पर राय तलब कर ली है। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक कब से होगा, इस हवाले से वजारत कानून ज़ाहिर तशरीह करे, जबकि नैब ने वजारत कानून की राय आने तक तमाम ब्यूरोज को नए ऑर्डिनेंस के तहत फैसले करने से रोक दिया है। नाजरीन, सदर मुमलिकत ने चेयरमैन नैब को नए चेयरमैन की तकर्री तक तौसीह देने के साथ साथ 11 शिकों में भी तरमीम की हैं। इन तरमीम के मुताबिक जो टैक्स केसेस हैं, सूबाई या वफाकी हुकूमत की जो इज्तिमाई फैसला साजी है और तरीक़ेकार की गलती है, सूबाई और वफाकी कमेटियों, झैली कमेटियों, कमीशंस और बोर्ड्स के फैसलों के अलावा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ रेफरेंसेस और निजी इदारों के खिलाफ केसेस बनाना, ये सब कुछ नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गया है। इन तरमीम से दीगर अफराद के साथ साथ सियासी कायदीन भी नैब के हाथ से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहां कई मुल्जिमान ने नए ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ हासिल करने के लिए तगोदो शुरू कर दी है, वहीं मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG रेफरेंस केस में रिलीफ लेने से इनकार कर दिया और साथ ही कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ सेनेट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हुकूमत ने जल्दबाजी में चेयरमैन नैब को तौसीह देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली तो कर ली, मगर इसे NRO से तशबीह दी जा रही है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के बाद बड़ी बड़ी मछलियां एहतसाब के शिकंजे से निकलती हुई नजर आ रही हैं, जिससे तासुर मिलता है कि PTI हुकूमत अपने एहतसाब का जो नारा लगाया था, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो चुकी है। अपने आप को फ़ायदा देने के लिए इस बात की परवाह छोड़ दी कि जिनके खिलाफ ये एहतसाब, जिनका एहतसाब करने निकले थे, वो इन सबसे बरी हो जाएंगे। क्या वाकई हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गई है और नैब आइन में तरमीम किसी NRO डील या ढील का शाखसाना है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ऑपोजिशन को तो वेलकम करना चाहिए। चले, अब हुकूमत ने अपने लिए किया, अपनी चोरी बचा, बकौल आप लोगों की अपनी चोरी बचाने के लिए किया, अपने फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया, लेकिन इस छतरी के नीचे आप लोगों को भी उतना ही साया मिलने वाला है, तो क्यों आप लोग फिर इसके खिलाफ अभी भी बात कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाजिया। हमें बात करनी चाहिए इसलिए कि जब कानून साजी की जाए पार्लिमान को बेतौकीर करने के लिए, जब कानून साजी की जाए एक ओल्ड एज आदमी को सिर्फ इसलिए बेनिफिट देने के लिए कि उनकी मौजूदगी में हुकूमत की मनमानियाँ चलती रहेंगी, और जब लेजिस्लेशन की जाए ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जिसमें कि अपने जो बुरे अमाल हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जाए, तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी है सियासी जमातों की, और ख़ास तौर पे जो आज अपोजिशन में तो ऑर्डिनेंस कोई गैर आईनी गैर कानूनी तो नहीं है, भी तो आइन और कानून के दायरे में लेते हुए ज़ाहिर है हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत लेके आ सकती है। ऑर्डिनेंस कोई गैर आईनी इक़दाम तो नहीं है। ये बिल्कुल गैर आईनी है। कैसे? इसलिए आर्टिकल 89 में जो पैरामीटर्स दिए गए हैं ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, वो हैं कि एक्सट्रीम इमरजेंसी में, जबकि नेशनल असेंबली और सेनेट सेशन में नहीं है, हुकूमत को कुछ ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है जो कि उस वक्त कॉल ऑफ द डे है तो वो कर सकती है। वक्त की ज़रूरत क्या होती है? अल्लाह माफ़ करे, जैसे ये बलूचिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, जानी नुकसान हुए, लोग ज़ख्मी हुए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई मुश्किलात का सामना है। जैसे पेंडेमिक आया कोविड-19 का, लोगों ने मास्क महंगे बेचने शुरू कर दिए, दवाइयाँ शॉर्टेज में चली गई, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स नहीं थे, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। कोई हालत जंग में हो जाती है या कई दफ़ा और इस तरह के मामला है लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड,
लेकिन चेयरमैन नैब ने तो रिटायर होना था 8 अक्टूबर को, और हुकूमत को इस बात का पिछले 3 साल से पता है, जब से वो हुकूमत में आए हैं। तो अगर उन्होंने उन्हें तोसी देनी थी तो उनके पास अप्रैल भी था, मई भी था। चलिए, अभी तो तरीकाकार है ना, वो ये नहीं कह रहे कि यही 4 साल रहेंगे। कानून में तरमीम ये की है कि जो भी चेयरमैन होगा उसको तौसीह मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी मुशावरत तो उन्होंने रखी है, कोई मुशावरत का अमल तो नहीं निकाला। आज भी ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत होगी, भले ही वाया प्रेसिडेंट हो रही है, मुशावरत जरूर होनी है। आप लोग अपने नाम दें, जरूर दिए जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं था पता 4 माह पहले कि ये मुशावरत होनी चाहिए, और फिर उस दौरान में क्या होना है। तो क्या ही भला होता अगर ये जून जुलाई में, जब नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों सेशन में थे, जब वो ईवीएम्स और इस तरह के और बहुत सारे खूबसूरत लॉज इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, ये कानून भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे ले आते ताकि इस पे डिबेट होती। पार्लियामान जो है वो गैस के कनेक्शन, बिजली के बिलों में तसी के लिए, सड़कें बनाने के लिए तो नहीं है। पार्लियामान तो कानून साजी के लिए, उसको ये मौका फराहम किया जाए, ये सारी चीजें लेके आई जाए वहां पे, और वहां पे डिबेट हो। यही वो बेसिकली वो रवायत है और वो मैंडेट है जो पार्लियामान के पास है। देखिए, सादा सा सवाल है आजम नजीर तारड़ साहब, कल तक ये हुकूमत आप लोगों को एनआरओ ना देने की बात करती थी। आज आप लोग कह रहे हैं कि वो अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। चलें, अपने आप को एनआरओ देते देते कहीं गलती से, भूल चूक से आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो क्यों इनकारी हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं मिलने जा रहा, इसलिए कि जरा आप नैब के पार्टीजन होने का ख्याल करें। थोड़ा सा जरा दोनों एक पेज पे चीजों को देखें ना, आपने बैलेंस करना होता है जब आप तज्जिया निगारी में बैठते हैं। आज नैब ने इन्हीं केसेस में जिनका आपने अभी इंट्रो में जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये जो ऑर्डिनेंस है ये रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करेगा, प्रोस्पेक्टिव करेगा, जो पीछे काम हो 6 अक्टूबर से बाद में करेगा। अच्छा, अगली बात सुन ले। लेकिन वो ये भूल गए, मेरे ख्याल में इससे बड़ी जहालत नहीं हो सकती। नैब हम जो कहते हैं ना कि ये गठजोड़ है हुकूमत का, ये एक्सटेंशन है, ये तो दे आर मोर लॉयल देन द किंग। ये भूल गए कि सेक्शन 4 में जो तरमीम तजवीज की गई उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब ये कानून राइज होगा और ये कैटेगरीज के केसेस उस पे उसकी जद में आएंगे, तो ये केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स या ब्यूरो इन्हें ट्रांसफर कर देगा एप्रोप्रिएट फोरम्स में। तो बात ये है कि जब इस हद तक आपने लोहे की टोपियां पहन ली हैं कि आप शऊर और अकल से काम ना लें और आप वो बात ना करें जो कि कानून के मुताबिक है। किस चीज की तशरीह मांग रहा है वजारत कानून से कि किन केसेस पर इत्तलाक होता है या किन केसेस की? तो फिर बड़ी लिखी पढ़ी सी बात है, ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ। नैब ने ये तशरीह मांगी है कि आया ये 6 अक्टूबर से पहले लागू होगा या उसके बाद लागू होगा। लेकिन जो केसेस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए हैं उस पर उनको तशरीह की क्या जरूरत है? जैसे काबीना के फैसले हैं, अब जाहिर है आप लोगों के टेन्योर में बहुत सी बेज़ाब्तगियां, गलतियां कह लें, LNG केस देख लें, एसर इकबाल का केस देख लें। अब देखना ये है कि ये केसेस नैब के दायरे इख्तियार से निकले हैं कि नहीं निकले। शाजिया, देखिए, आपने 2 केसेस की मिसाल दी और दोनों केसेस के अगर आप बेल ऑर्डर्स पढ़ लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जाहिर है अदालतें अब अपने मैंडेट से निकल के डंडे या जूते तो नहीं मार सकती। उन्होंने तो कलम के जरिए बताना होता है कि ये ज्यादती हुई है और सरीहन ज्यादती हुई है। दोनों केसेस में शायद खाकान को बेल देती हुए, एहसन इकबाल को बेल देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा मुफस्सल फैसला जारी किया और उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि ये केसेस कैसे बनाए गए और ये बादियों नजर में गलत केसेस, इसलिए हम बेल दे रहे हैं। तो खुदारा नैब को खुद ये सोचना चाहिए कि वो चीजों को किस हद तक ले चुके हैं और ले गए हैं। आज भी देखे ना कि उन्होंने बजाय कंसीड करने के, शायद खाकान ने तो खुद कह दिया मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये फैसला है कि हमने इससे फायदा नहीं उठाना, लेकिन वहां पे नैब खुद अटक गई। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो 6 अक्टूबर से पीछे लागू नहीं होगा। और ये वो भूल गए कि सेक्शन 4 की सब सेक्शन 2 में ये लिख दिया गया है कि ये मुकदमात जो इस अमेंडमेंट के जरिए नैब के दायरा कार या दायरा इख्तियार से निकल गए हैं, ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अदालतों के जरिए या नैब की अथॉरिटीज के जरिए। तो उस पे कौन सी राय आपने तलब करनी है? ये एक सरीहन ज्यादती है
इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा बड़े इकदाम है, इसको दावेदार आप थे। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुकदमात का फैसला 6 महीनों में होगा, लिंगर ऑन नहीं होंगे, साल केस नहीं चलेंगे। इसको तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। 68 साल की उम्र के रिटायर्ड जजेस को बिठाया गया ला के, जिनको रिटायर हुए 8 साल हो गए हैं। वो रिटायर हुए थे 1.5 लाख की तनख्वाह पे, उनको 10 लाख रुपए तनख्वाह सरकारी खजाने से दी जा रही है। उनके तकर्रुर का फैसला इमरान खान और आरिफ अलवी साहब करेंगे, और उनको जो टास्क मिलेगी, मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये एक शीयर वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में जो अदालतें आती हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 की ये सरीहन वायलेशन है। लेकिन क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? अगले 5 साल भी आरिफ अलवी साहब ने सदर रहना है, अगले 5 साल भी क्या इमरान खान ने वज़ीर आज़म रहना है? 5 साल तो तब आएंगे कि ये पहले ये सारा खलवाड़ जब कानून के जरिए कर लिया जाएगा। इतनी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की तरमीम की जाएंगी और वो पार्टी या पर्सन स्पेसिफिक होंगी, और आपको ख्वाब में भी ये नजर आए कि हमारे मुखालिफिन बाहर क्यों फिर रहे हैं, क्यों ना इन्हें अपने मर्जी के हैंड पिक्ड जजेस के जरिए सजाएं दिलवा के जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने तो आर्टिकल 10A का भी सत्यानाश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फेयर ट्रायल देता है। नए ऑर्डिनेंस में ये कह दिया गया है कि अब शहादतें जो है वो कन्वेंशनल तरीके से रिकॉर्ड होने की बजाय कैमरा रिकॉर्ड करेगा और बाद भी उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना ली जाएगी। डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं जाएंगे, उनको USB में डाल के पेश कर दिया जाएगा। तो ये मजाक नहीं है कानून के साथ, तो और क्या है? इससे बड़ी ढिठाई और इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता फेयर प्रोसिक्यूशंस और फेयर ट्रायल्स के साथ। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम सेइंग एज अ लॉयर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारिड़ साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नून लीग की बलूचिस्तान में हुकूमत गिराना हो तो बाप पार्टी, वफाक में PTI की हुकूमत बनाना हो तो बाप पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद से सेंटर बनवाना हो तो भी बाप पार्टी। मगर बलूचिस्तान में खुद बाप पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो इसे बचाने के लिए ना पीपल्स पार्टी मैदान में आती है और ना वफाकी हुकूमत मामला संभालने में कामयाब होती नजर आती है। मालूम नहीं कि बलूचिस्तान का जाम कोई और कमाल दिखाएगा या फिर छलक जाएगा, क्योंकि अपोजिशन तो एक तरफ, अब वज़ीर आला जाम कमाल की अपनी ही पार्टी के लोग नाराज़ हो गए हैं और उनकी तादाद जो है ये 14 तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान में इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद इतने अफराद होते हैं कि हर दौर में वज़ीर आला को अपना जो टेन्योर है, अपना दौर है, वो मुकम्मल नहीं करने दिया जाता और बारियां पूरी करने के लिए रुखसत होना ही पड़ता है। यहाँ तक कि एक दूसरे की कुर्सी हथियाने के लिए साजिशें भी करना पड़ती हैं और दुश्मनों से हाथ भी मिलाना पड़ता है। इस बार भी जाम कमाल की रुखसती के लिए मैदान तो सजा दिया गया है, मगर वो हैं कि मैदान छोड़ने की बजाय मैदान में डट गए हैं। जाम कमाल बलूचिस्तान असम्बली के ऐसे वज़ीर आला साबित हुए हैं कि जिन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वो इक़दाम किए हैं जो इनसे पहले किसी वज़ीर आला ने शायद ही किए हों। नाराज़ अरकान को मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट बजाते खुद बलूचिस्तान आए और लोगों से मुलाकातें की, मगर नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका साथ देने के लिए गवर्नर बलूचिस्तान भी मैदान में उतरे, मगर नाकाम हुए। वज़ीर आला ने JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से भी बातचीत की, यहाँ तक कि जाम कमाल ने भी खुद भी नाराज़ अरकान से मुलाकातें की, मगर उन्हें राम करने में कामयाब नहीं हो सके। इस वक्त बलूचिस्तान हाउस और इस्लामाबाद जाम कमाल को ओहदे से हटाने और बचाने के लिए मुतहरिक है और जोड़ तोड़ की जो सियासत है ये उरूज पर है। मगर इक़्तिदार की इकाइयों का अहम हिस्सा इस वक्त न्यूट्रल दिखाई देता है, जहाँ से ज़ाहिर होता है कि अब वज़ीर आला जाम कमाल का बिस्तर गोल ही है, क्योंकि ये मामला जितना लंबा होता जाएगा इसके असरात उतने ही इस्लामाबाद पर असरअंदाज होंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वफाकी हुकूमत को, इत्तेहादी को बचाते बचाते खुद अपनी कुर्सी जो है ना वो बचाना पड़ जाए, उसके लाले पड़ जाएँ। नाराज़ अरकान पर उम्मीद हैं कि जाम कमाल के खिलाफ उनकी जो मज़ामत है इस कदर मजबूत है कि अब उन्हें ओहदे से हटना ही पड़ेगा।
जबकि जाम कमाल इतने पुरएतमाद हैं कि उनका साथ देने वाले जो हैं वो अभी भी उनके साथ हैं। अब तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वालों की उम्मीद और वज़ीर आला के एतमाद के पीछे आखिर ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं, और जो कुर्सी की खींचातानी है इसका ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब आपका। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बलूचिस्तान की सियासत में हमने देखा है कि वज़ारत आला के लिए एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वज़ीर आला जो है वो हमने माजी में भी देखा है कि अपना जो टेन्योर है वो मुकम्मल नहीं कर पाता। इसी बुनियाद पर बलूचिस्तान में हुकूमतें बनती भी रही हैं, गिरती भी रही हैं। आपकी पार्टी के स्पीकर कंदूस बजिंजर साहब भी वज़ारत आला के बड़े अहम मजबूत उम्मीदवार थे। इस वक्त अगर मैं आपसे आपकी पोजीशन पूछूं, क्योंकि ऑपोजिशन भी बड़ी पुरएतमाद है और आपके जो नाराज अरकान है वो भी बड़े पुरएतमाद हैं और उन्हें यकीन है कि आपको अपने ओहदे से हटना ही पड़ेगा, आपकी इस वक्त पोजीशन है क्या जाम कमाल साहब? जी, सबसे पहले वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आपने जिस अंदाज में इस पूरे मामले को कूजे में डाल के और उसका एक तज्जिया किया है, बड़ा अच्छा आपका एक तज्जिया है। और शायद यही वजूहात हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान में हर 2.5-3 साल बाद कुछ लोग समझते हैं कि जी एक तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली असल में लाने की बात नहीं होती, अंदरूनी कलफिशार कुछ ऐसा ही है कि इंटरेस्ट फैक्टर्स इतने बढ़ जाते हैं कि शायद बलूचिस्तान की हुकूमत साजी से ज्यादा हमें पर्सनल इंटरेस्ट और बाकी चीजों के इंटरेस्ट ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं इस पे जरा एक चीज क्लियर कर दूं कि ये अचानक हुकूमतों में सिलसिला बड़ा चलता है, लोग नाराज होते हैं, खुश होते हैं, पार्लिमानी निजाम का तरीका है और ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस दफा थोड़ी बहुत यूनिकनेस हमने इसमें ये देखी कि जो हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं तो एक सिलसिला पार्लिमानी निजाम में अमूमन होता है कि इलेक्टेबल्स जितने भी हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे एक पैकेज के साथ अपने हलकों में जाएं जहां वो ज्यादा लोगों को अपने वोट बैंक को सिक्योर कर सकें। हमारे इस 14 लोगों में मैं आपको एक बताता चलूं कि इसमें 11 जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हैं और 3 जो हैं वो एक और जमात के हैं। लेकिन इत्तेहादी जितनी भी जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमारे साथ इंटैक्ट हैं। और इन 14 लोगों में से जो हैं वो 3 अराकीन, बल्कि 3 नहीं कहूंगा बल्कि 4 जो लोग हैं वो रिजर्व सीट की खवातीन हैं। तो अगर आप 4 से 10 में से 4 अगर रिजर्व सीट निकाल दें तो 10 पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं जो हल्का अहबाब से जीत के आए हैं। अब कहने का मकसद ये है कि आपके साथ है क्या आज भी, जिसने आपको वजीर आला बनवाने में अहम किरदार अदा किया, वो धड़ा आज भी आपके साथ है क्या? जी, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और मेरे ख्याल हमारे सारे फैसले वहीं से होते हैं। और फिर बाद में हमारे पार्लिमानी निज़ाम में देखिए, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं तो उम्मीदवार भी नहीं था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तकरीबन 15-16 सीटों के साथ आई और फिर बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ शमूलियतें भी इख्तियार की। फिर हमारे साथ कोalition के तकरीबन 16 से 18 लोग हैं। हमें उनको भी कभी नजरअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए। मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर इसमें कुछ रद्दो बदल है वो आप जरा बताइएगा। इस वक्त जो आपके खिलाफ अपोजिशन अराकीन की तादाद है वो है 23 और आपकी अपनी जमात के मुनहरिफ अराकीन और BNP अवामी का नंबर 16 तक पहुंच गया। आपकी हिमायतियों की तादाद है 24। मतलब ये कि एतमाद की जो बात कर रही है अपोजिशन भी और आपके नाराज लोग भी कि आप असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं, तो इन नंबर्स के लिहाज से तो ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, इस पे नंबर्स को मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं कि इत्तेहादी जमातें और बाकी हम लोग जितने हैं हम तकरीबन 26 हैं और 14 लोग ऐसे हैं जो कि फिलहाल आप कह सकते हैं कि हमारे नाराज ग्रुप के अंदर लोग हैं। लेकिन उन नाराज ग्रुप लोगों के अंदर भी एक चीज है जिसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपनी बातों में बिल्कुल ठीक कहा कि मैं उन सब से मिला और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी और उन्होंने हमारे से बड़ी खुले अंदाज में चीजों को डिस्कस भी किया। और उनमें तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा जी हम तो कभी ये सोच भी नहीं रहे थे कि ये अदम एतमाद की तहरीक आएगी और प्रेसिडेंटशिप के रिजिग्नेशन की बातें आएंगी और बिला बिला चीजें होंगी। हम एक जगह जमा हुए और हमने अपने इख्तलाफात नहीं बल्कि आपस के पार्टी के मसाइल के भी हल के हवाले से चीजों को डिस्कस किया। लेकिन जो ये सिलसिला बढ़ता गया, वक्त निकलता गया, बहुत सारे लोग इसमें फैक्टर्स बनना शुरू हो गए। पहले आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन ने अदम एतमाद डाली थी लेकिन वो वापस चली गई। फिर अभी हमारे लोगों ने अदम एतमाद डाली है और जब ऑपोजिशन ने अदम एतमाद डाली थी, जहां तक मुझे शक है ये जो हालिया जमा हुआ है ये उन्हीं दिनों का है, ये आज का नहीं है। और इंशाल्लाह मैं इसलिए पुरुमीद हूं कि जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, आने वाले कुछ दिनों में जब इंशाल्लाह ये
मैदान बिल्कुल असेंबली के अंदर इसी हवाले से हम अपनी अदम एतमाद को बिल्कुल फेस करेंगे और आपको उनमें इंशाल्लाह आदाद शुमार में इंशाल्लाह बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। लेकिन अभी तक जो चेयरमैन सेनेट के हंगामी दौरे थे उनकी कोई कारकर्दगी नजर आई, कोई पॉजिटिव जेस्चर उनकी तरफ से मिला? देखिए, एक चीज तो यह है कि इस दफा आपने जरूर देखा होगा कि चीजें एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आगे की तरफ जा रही हैं और मैंने पहली दफा महसूस किया है कि लोग अपनी राय और अपनी चीजों के हवाले से एक बहुत अच्छे अंदाज में, एक डेमोक्रेटिक अंदाज में उन्होंने शेयरिंग भी की है, एक दूसरे को वेटेज भी दिया है और कुछ लोग खड़े भी हैं। यकीनी तौर पर देखें, उस तरफ अगर कुछ लोग खड़े हैं तो उन्होंने कोई वादा किया होगा, कुछ एक पैमाना बनाया होगा और उसी पैमानों के बिना पे आज कुछ चीजों की स्टैंडिंग भी है। तो मैं तो कुछ चीजों को पॉजिटिवली भी सियासत में देखता हूं, जरूरी नहीं है कि हम नेगेटिविटी की तरफ देखें। तो इस एक महीने के पीरियड के अंदर हमने इस्तेकाम भी देखा, चाहे वो ऑपोजिशन के हवाले से, हमारे हवाले से। अगर ये रिवायत चलती आ रही है कि किसी एक वजीर आला को टेन्योर पूरा नहीं करने देना, ये माजी से चलता आ रहा है। सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, बजिंजो साहब ने, अब्दुल कदूस बजिंजो साहब ने आवाज़ उठाई, आपने भी आवाज़ उठाई, नून लीग के खिलाफ बगावत हुई। आज वही अब्दुल कदूस बजिंजो जो हैं वो आपकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बिल्कुल मैदान में खड़े हुए हैं। ये सियासत है, ये मफादात की सियासत है, ये अवामी सियासत है। आज ये लोग फिर किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं आपको मुखातिब करके कहते हैं कि आपको अवामी हुकूक का ख्याल नहीं है, आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी आपसे खुश नहीं है, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप अपनी मर्जी करते हैं। ये सियासत, बलूचिस्तान की सियासत फिर किन टर्म्स पर हो रही है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन्हीं लोगों की अगर 4 महीने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको अगर सुना दूं तो यही सब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना काम नहीं हुआ जो इन 3 सालों में हुआ, इतनी रोजगार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली जो इन 3 सालों में मिली, इतना अच्छा पैकेज हमारे अजला और हमारे हलकों में कभी नहीं गया जो इस दफा गया है। और जहां तक शायद यही तरक्की है जो ऑपोजिशन को बहुत अलर्ट कर रही है, वरना तो मेरे ख्याल वो बड़े खुश होते कि जाम कमाल खान 5 साल तो फिर ये हल्लाशेरी किसने दी? अगर ये सब कुछ इतना जबरदस्त, इतना अच्छे तरीके से चल रहा था और पहले से ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी और पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही थी, तो फिर ये अचानक क्या हुआ? किसने इनको धक्का लगाया? किसकी हल्लाशेरी है इनको? जी, मैं समझता हूँ, देखिए हमारी जमात में भी, और फिर ऑपोजिशन पूरी नहीं कहूंगा, लेकिन ऑपोजिशन जमातों के अंदर चंद अफराद हैं जिनकी तादाद 2 या 3 से ज्यादा नहीं है, और हमारी जमात में भी चंद अफराद हैं जिनकी तादाद 2 या 3 से ज्यादा नहीं है। ये 6 लोगों ने एक खिचड़ी बनाई और इनके मफादात जरूर इसके साथ इसके अंदर शामिल हैं, जो कि बलूचिस्तान को शायद पिछले हुकूमतों के तर्ज अमल के हवाले से ले जाना चाहते हैं और उनके इंटरेस्ट मेरे ख्याल शायद इन 3.5 सालों में पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो शायद उनको मेरे ख्याल आखिरी 3 महीने भी अगर मिलेंगे तो इस तरह की एक वारदात फिर से भी वो करेंगे, ताकि उनको वो 3 महीने काफी होंगे कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने मफादात को सर्व कर सकें और बलूचिस्तान के अंदर जो भी गलत हो सकता है उसको उसी तरीके से आगे ले जाएं। ये जो नाराज अरकान हैं आपकी पार्टी के ही लोग हैं, अगर उनके जाती पर्सनल इंटरेस्ट हैं तो फिर आप इनके साथ क्या बात करेंगे? आप तो यही कह रहे हैं ना कि हाँ, मैं इन नाराज लोगों के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ। जब वो सियासत ही अपने जाती मफादात के लिए करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं, फिर आप क्या बातचीत करेंगे ऐसे लोगों से? जैसे मैंने कहा जी, उन 14 लोगों में से 8 ऐसे लोग नहीं हैं या 9 ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जाती मफादात के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो 5 हैं वो जरूर। हाँ, उनके मसाइल क्या हैं फिर? देखिए, उनके मसाइल कुछ इस तरह हैं कि अगर आप ऑपोजिशन और ये जमात मिलके जो एमपीए नहीं है उसको आप कहेंगे कि आप मिनिस्टर बन जाएंगे और आपके पास फिलहाल डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो मिनिस्टर हैं उनको ये दिखाया गया है कि जी आपको और बेहतर मिनिस्ट्री मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल इलेक्शन ईयर की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक चीज बड़ी मुख्तलिफ हुई। रसानी साहब के दौर में 60 मिनिस्टर होते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद 18 से ज्यादा लोग हम मिनिस्टर और एडवाइजर नहीं रख सकते। तो जो अब नहीं है वो ये ख्वाहिशमंद है कि या तो महकमा अच्छा मिल जाए या तो मिनिस्ट्री मिल जाए, लेकिन ये हर सूरत मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि हमारी मजबूरी है। विफाक सपोर्ट कर रहा है आपको? जी देखिए, हम इत्तेहादी हैं और पीटीआई की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर है। आज खुदा न खास्ता अगर बलूचिस्तान को कुछ हो जाता है हुकूमत को, तो पीटीआई के तकरीबन 6 से 7 लोग हैं, वो भी इससे बाहर होंगे जो काबीना का हिस्सा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।